अब प्रतियोगिता शुरू हो। मध्य वयस्क व्यक्ति ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। वरिष्ठ, मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे ही मध्य वयस्क व्यक्ति ने अपनी बात पूरी की, प्रतिभाशाली युवाओं की भीड़ के बीच से एक हाथ और आवाज उठी। मध्य वयस्क व्यक्ति ने उस युवक की ओर देखा जिसने बात की थी। वह वास्तव में शंकरा था। जब उन्होंने देखा कि यह शंकरा है तो वे मुस्कुराए और बोले, हाँ बताओ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं किसी तीसरे रैंक के मैजिकल बीस्ट को मारता हूं तो क्या उसके अंक गिने जाएंगे? शंकरा ने आत्मविश्वास से कहा। उसे सुनकर मध्यवयस्क व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, वे अंक नहीं गिने जाएंगे क्योंकि इससे कमजोर प्रतिभागियों के साथ अन्याय होगा। ओह, ठीक है, मैं समझ गया। उत्तर देने के लिए धन्यवाद। वरिष्ठ शंकरा ने हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद कहा। क्या किसी और को भी कुछ पूछना है? मध्यवयस्क व्यक्ति ने ऊंची आवाज में बाकी प्रतिभागियों से पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तैयारी के लिए तुम्हारे पास आधे अगरबत्ती जलने जितना समय है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम टीम भी बना सकते हो। आधे समय बाद तुम सभी को क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करना होगा। यह सब सुनने के बाद वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कितने दूसरे रैंक के मैजिकल बीस्ट को और इकट्ठा करता है। अंक पाने के कई तरीके थे। अगर कोई किसी अन्य को मार देता तो वह उसके पास मौजूद कोर को भी ले सकता था। इस प्रतियोगिता में वास्तव में कोई नियम नहीं थे। राघव पहले ही कल्पना कर सकता था कि प्रतियोगिता का पहला राउंड कितना रक्त रंजित होने वाला है, चाहे वह मैजिकल बीस्ट का खून हो या फिर प्रतिभागियों का। लड़के लड़कियां सभी अपनी अपनी टीम बनाने लगे। ज्यादातर टीमें उन्हीं प्रतिभाशाली युवाओं से बनी जो एक दूसरे को पहले से जानते थे। राघव कोई टीम नहीं बनाना चाहता था और न ही किसी टीम का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। बाकी लोगों को देखता रहा कि किससे सावधान रहना है। उसने देखा कि शंकरा, अभिजीत, निकुंज, इशिका और श्रीमुख भी अकेले खड़े थे। साफ था कि वे भी अकेले ही दूसरे रैंक के मैजिकल बीस्ट का शिकार करना चाहते थे। जब आधी अगरबत्ती का समय समाप्त हो गया तो पांचों महान संप्रदायों और शाही परिवार से आए 6 विशेषज्ञों ने सभी प्रतिभागियों को क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट की ओर ले जाया। अब सभी प्रतिभागी 5-5 मिनट के अंतराल पर एक एक करके जंगल में प्रवेश करें, उन्होंने घोषणा की। इसके बाद सभी टीमें और अकेले शिकार करने वाले प्रतिभाशाली युवा 5-5 मिनट के अंतराल पर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करने लगे। जब भीड़ का आधा हिस्सा जंगल में प्रवेश कर गया, तब राघव भी अंदर गया। जंगल में पहुंचने के बाद राघव ने दूसरे रैंक के मैजिकल बीस्ट की खोज शुरू कर दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने कुछ पहले रैंक के मैजिकल बीस्ट देखे, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। अचानक राघव की नजर पीछे गई और वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि कुछ युवा जो टीम बनाकर आए थे, किसी राक्षस द्वारा घात लगाए जाने का शिकार हो गए थे। जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। राघव के दिल में सावधानी की भावना जाग उठी। तभी उसने देखा कि एक भेड़िए जैसा राक्षस पेड़ों के बीच से छलांग लगाकर सीधे उस पर झपटा। क्या बकवास है क्या? राघव चौंक गया। उसने तुरंत बाईं ओर छलांग लगाई। राघव ने उस भेड़िया जैसे मैजिकल बीस्ट की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की खुशी आ गई। वह एक दूसरे रैंक का मैजिकल बीस्ट सिल्वर टूथ वुल्फ था। सिल्वर टूथ वुल्फ एक ऐसा मैजिकल बीस्ट था जो अपनी चांदी जैसी चमकदार और मजबूत दांतों के लिए जाना जाता था। यह लोहे और स्टील को भी चीर सकता था। सिल्वर टूथ वुल्फ फिर से हवा में कूदकर राघव की ओर झपटा, मानो उसके सिर को ही निगल जाना चाहता हो। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट। उसके झपटने पर राघव ने इस बार पीछे नहीं हटते हुए सीधे उसके सिर की ओर मुक्का मारा। धड़ाम! दोनों आपस में टकरा गए और पीछे की ओर हटे राघव का मुक्का वुल्फ के कंधे पर लगा, जबकि वुल्फ ने भी उसे घायल कर दिया। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट। राघव ने फिर से वुल्फ की ओर हमला किया। उसे अपनी ओर आते देख सिल्वर टूथ वुल्फ ने जोर से गुर्राया और अपना मुंह खोला। राघव के मुक्के की ओर काटने के लिए राघव का मुक्का पहले से ही उसके पास था और वह अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाया। उसका पूरा हाथ लगभग वुल्फ के मुंह में चला गया, लेकिन सही समय पर उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और अपने शरीर को दाईं ओर खींच लिया। राघव समय पर बच गया।
लेकिन फिर भी उसके कंधे पर वुल्फ के दांतों की खरोंच आ गई। तुरंत उसका कंधा खून से भीग गया। उसने अपने दूसरे हाथ से कंधे को पकड़ा और दर्द सहते हुए वुल्फ को क्रोध से देखा। राघव ने अपनी तर्जनी इंडेक्स फिंगर पर स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू की। जब उसे लगा कि पर्याप्त शक्ति संचित हो गई है, उसने तुरंत हमला किया। सेक्रेट फिंगर आर्ट फर्स्ट मूव, उसकी उंगली पर प्रकाश चमका और एक विनाशकारी ऊर्जा निकलने लगी। सिल्वर टूथ वुल्फ ने इस ऊर्जा को महसूस किया और डर गया। वह भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राघव की उंगली वुल्फ के सिर से टकराई और बिना किसी रुकावट के उसके सिर को चीरते हुए आर पार निकल गई। सिल्वर टूथ वुल्फ ने अपनी आखिरी दहाड़ मारी और जमीन पर गिर गया। घाव वुल्फ की मृत देह को देखकर हैरान रह गया। वह खुद भी सेक्रेट फिंगर आर्ट की शक्ति देखकर अचंभित था। राघव ने भेड़िए की मृत देह की ओर आश्चर्य से देखा। उसे भी सेक्रेट फिंगर आर्ट की शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह उतनी ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी जितना वह सोचता था। तो यही है, एक उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक की मार्शल आर्ट्स तकनीक की शक्ति। भले ही मैं अपनी ताकत की कमी के कारण सेक्रेट फिंगर आर्ट की पूरी शक्ति नहीं दिखा सका, लेकिन यह पहले ही इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। राघव ने मन ही मन सोचा। उसे अच्छी तरह से पता था कि यह इस तकनीक की पूरी क्षमता नहीं थी। अगर वह इसकी पूरी शक्ति को उजागर करना चाहता था तो उसे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी और कम से कम ओरिजिन कोर क्षेत्र के पहले चरण की उपलब्धि प्राप्त करनी होगी। अब जबकि सिल्वर टूथ वुल्फ मर चुका था, राघव ने उसके शरीर में बीस्ट कोर की तलाश शुरू कर दी। हर मैजिकल बीस्ट का बीस्ट कोर उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में होता है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे आखिरकार वुल्फ के सिर के भीतर बीस्ट कोर मिल गया। राघव ने वह कोर वुल्फ के शरीर से बाहर निकाला और उसे 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा दी गई स्पेशल थैली स्पेशल बैग में रख दिया। रुको। जैसे ही राघव वहां से जाने वाला था, तभी एक आवाज सुनाई दी। राघव रुक गया और पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था। वह एक हल्का मोटा युवक था और उसके कपड़ों से साफ झलक रहा था कि वह किसी अमीर परिवार से था। तुम्हें कुछ चाहिए? राघव ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा। वह उस लड़के को जानता भी नहीं था। फिर उसने उसे रोका। क्यों? नमस्ते, मेरा नाम राकेश है। मैं क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की छठी अवस्था में हूं। मुझे लगता है कि तुम भी अकेले हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक टीम बना लें और साथ मिलकर शिकार करें। इससे हम आसानी से दूसरे रैंक के बीस्ट कोर इकट्ठा कर सकेंगे, वो भी कम मेहनत में। राकेश ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, मानो वह कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो। राघव को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राकेश के मुस्कुराते चेहरे को ध्यान से देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह साफ महसूस कर सकता था कि राकेश के दिमाग में कोई चाल चल रही है। माफ करना, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकता। मैं अकेला ही शिकार करूंगा। राघव ने सीधे तौर पर मना कर दिया। क्या राकेश चौंक गया? उसने सोचा भी नहीं था कि राघव उसके साथ टीम बनाने से इनकार कर देगा। मैंने कहा, मैं अकेला शिकार करूंगा, कृपया किसी और को अपना साथी बनाओ। राघव ने फिर से कहा और वहां से चल पड़ा। उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखकर राकेश गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे मना कर दिया? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम राकेश हो, मुझे पता है। राघव ने बिना पीछे देखे बस हाथ हिलाया और पेड़ों के बीच गायब हो गया। राघव की यह बात सुनकर राकेश का मुंह खुला, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा खुला, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। पहले तो वह हैरान था, फिर जब उसे होश आया तो वह गुस्से से भर गया। इतना गुस्सा उसे पहले कभी नहीं आया था। उसका सांस लेना तेज हो गया। वह भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था और अकेला शिकार करने निकला था, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ वही प्रतिभाशाली लोग उसके योग्य हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली लोग भी अकेले ही शिकार करने निकल पड़े। संयोगवश वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जब उसने युद्ध की आवाज सुनी। वह उस दिशा में गया और देखा कि राघव सिल्वर टूथ वुल्फ को अंतिम वार दे रहा है। राघव के हमले की शक्ति देखकर वह चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि क्यूई संघनन क्षेत्र की तीसरी अवस्था में कोई इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। उसी समय राकेश के दिमाग में एक योजना आई और उसने सोचा कि वह राघव के साथ मिलकर शिकार करेगा और जब लौटने का समय आएगा
तो वह राघव को मारकर उसके सारे बीस्ट कोर खुद ले लेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि राघव उसका प्रस्ताव ही ठुकरा देगा। वह राकेश था, एक कुलीन परिवार में जन्मा युवक। जन्म से लेकर अब तक उसने जो चाहा वह पाया, चाहे खजाना हो या सुंदर लड़कियां। लेकिन अब इस जंगल में मिले एक अनजान लड़के ने उसे ठुकरा दिया। उसे ठुकराना यानी उसका अपमान करना। और वह यह अपमान कैसे सह सकता था? मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मेरा प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए था। एक बार तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि जो मुझे नजरअंदाज करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। राकेश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसने भेड़िए की लाश की ओर देखा। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, फिर अपने हाथ में एक फायरबॉल प्रकट किया और उसे भेड़िए की लाश पर फेंक दिया। फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। राकेश ने सिल्वर टूथ वुल्फ की लाश की ओर देखा। कुछ समय तक उसे घूरते रहने के बाद उसने हाथ हिलाया। उसके हाथ से एक अग्नि गोला निकला जो सीधे उस भेड़िए की लाश पर गिरा और उसे राख में बदल दिया। गुस्से में वह राघव से अलग दिशा में चला गया। क्लाउड स्मोक जंगल में एक आकृति बेहद तेज गति से लगातार चमक रही थी। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि राघव था। सिल्वर टूथ वुल्फ का शिकार करने के बाद राघव को अभी तक कोई दूसरा द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी और राघव के स्पेशल बैग में अब तक केवल एक ही द्वितीय श्रेणी का बीस्ट कोर था। हालांकि दोपहर का समय था, लेकिन जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से जो सूरज की रोशनी को रोक रहे थे, वहां का माहौल शाम जैसा लग रहा था। अचानक राघव को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई। वो उस दिशा में बढ़ा और उसने देखा कि वहां एक बड़ा झील था। झील के बीचों बीच एक कमल खिला हुआ था और उस कमल के पास एक बड़ी लाल छिपकली बैठी थी जो ऐसा लग रहा था जैसे उस कमल की रक्षा कर रही हो। तो ब्लड लिजर्ड। राघव ने उस छिपकली को देखा और तुरंत पहचान लिया। जब वह सिल्वर मून सेक्ट का एक शिष्य था तब उसने इस जीव की तस्वीर एक पुस्तक में देखी थी। यह भी एक द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव था। ब्लड लिजर्ड के पास तृतीय श्रेणी के जादुई जीव में विकसित होने की क्षमता भी होती है। ब्लड लिजर्ड को देखने के बाद राघव की नजर उस कमल पर पड़ी जिसकी रक्षा की जा रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। जेड लोटस। हे भगवान, यह सच में जेड लोटस है। राघव बहुत ज्यादा उत्तेजित और आश्चर्यचकित हो गया। जेड लोटस एक उपचारक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है। यह एक तृतीय श्रेणी की उपचारक गोली बनाने की मुख्य सामग्री होती है। अगर कोई ओरिजिन कोर क्षेत्र का गंभीर रूप से घायल योद्धा कच्चे जेड लोटस को खा ले तो वह आंखों के सामने ही चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है। और अगर इसे एक गोली में परिवर्तित किया जाए तो उसका प्रभाव कल्पना से परे होता है। यहां तक कि मार्शल किंग क्षेत्र का योद्धा भी बहुत तेजी से ठीक हो सकता है। हालांकि यह तृतीय श्रेणी की औषधीय गोली के लिए उपयोग होती है, लेकिन इसका प्रभाव चौथी श्रेणी की गोली से भी बेहतर होता है। इसलिए यह चौथी श्रेणी की गोली से कहीं अधिक महंगी होती है और जेड लॉट्स बहुत ही दुर्लभ होती है। ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी को सामने देखकर राघव स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित हो गया। हालांकि वह अभी कोई औषधीय गोली नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास न तो कोई अग्नि आत्मा है और न ही उसने कोई अग्नि तत्वीय मार्शल आर्ट सीखा है। लेकिन अगर वह कभी गंभीर रूप से घायल हो गया तो वह इसे खाकर खुद को ठीक कर सकता है। मुझे यह जेड लॉट्स किसी भी हालत में चाहिए। राघव की नजरें जेड लॉटस पर टिक गईं। उनमें तीव्र लालसा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर ब्लड लिजर्ड की ओर गई। वह सोचने लगा कि यह भी एक द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव है और वह इसका भी शिकार कर सकता है उसके बीस्ट कोर के लिए। लेकिन समस्या यह थी कि वह झील के अंदर था। राघव झील में रहकर उससे नहीं लड़ सकता था, वरना वह निश्चित ही हार जाएगा। इसके दो कारण थे। पहला कारण, पानी ब्लड लिजर्ड का क्षेत्र था जहां वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था, लेकिन राघव नहीं। दूसरा कारण यह था कि अगर राघव ने उसे गुस्सा दिलाया तो शायद वह तुरंत जेड लोटस को खा जाए और यह नुकसान राघव सह नहीं सकता था। राघव सोचने लगा कि किस तरह ब्लड लिजर्ड को झील से बाहर निकाला जाए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। उसने कई छोटे पत्थर उस ब्लड लिजर्ड की ओर फेंके, लेकिन वह कमबख्त छिपकली बिल्कुल भी नहीं हिली। इसे देखकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तो जानवर भी उसे नजरअंदाज करने लगे हैं।
राघव अब भी अपने दांत पीस रहा था। तभी एक झुंड पक्षियों का उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा और झील के पार गायब हो गया। तभी राघव की आंखों में चमक आ गई। वह अचानक कुछ सोच गया। उसने एक बार फिर ब्लड लिजर्ड की ओर देखा, फिर जेड लोटस की ओर। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसके पीठ से कुछ बाहर निकला। एक जोड़ी पंख, बहुत ही सुंदर काले पंख जिन पर सुनहरे रंग की नक्काशी बनी हुई थी। ये थे स्वर्गभक्षी दिव्य ड्रैगन के पंख। राघव झील के केंद्र की ओर उड़ गया और ब्लड लिजर्ड के ठीक ऊपर हवा में रुक गया। ब्लड लिजर्ड की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही उसने कुछ महसूस किया, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। लेकिन जब कुछ दिखाई नहीं दिया और जेड लोटस भी सुरक्षित थी, तो वह फिर से सो गया। राघव थोड़ी और ऊंचाई पर चला गया और उसने अपनी दाईं हाथ की तर्जनी पर आत्मा ऊर्जा केंद्रित करनी शुरू की। उसका उद्देश्य था एक ही वार में ब्लड लिजर्ड को खत्म कर देना, ताकि उसे पलटकर हमला करने या जेड लोटस को खाने का मौका भी न मिले। जब आत्मा ऊर्जा पूरी तरह से इकट्ठा हो गई, तो उसकी उंगली से एक विध्वंसक शक्ति निकलने लगी। पवित्र उंगली, कला प्रथम चाल, राघव ने धीरे से कहा। और बिजली की गति से नीचे झपटा ब्लड लिजर्ड ने अचानक एक खतरनाक आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह बचना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने उसे कोई मौका नहीं दिया और सीधा उसकी खोपड़ी में वार किया। नतीजा वही हुआ जो सिल्वर टूथ वुल्फ के साथ हुआ था। राघव की तर्जनी ने उसकी खोपड़ी को चीर दिया और रक्त बहने लगा। ब्लड लिजर्ड की मौत इतनी तेज थी कि वह अपनी अंतिम चीख भी नहीं निकाल सका। वह बस यूं ही मर गया। राघव ने एक बार फिर सेक्रेड फिंगर आर्ट का प्रयोग कर रैंक 2 की एक और जादुई जानवर को मार डाला। इससे साफ था कि सेक्रेड फिंगर आर्ट एक बेहद शक्तिशाली युद्ध कला थी, और कौन जानता है कि इसकी पूर्ण अवस्था कितनी अधिक शक्तिशाली होगी। जब ब्लड लिजर्ड मरा तो उसका शरीर झील में डूबने लगा। राघव ने तुरंत उसका टूटा हुआ खोपड़ी पकड़ा और उसे झील से बाहर खींच लाया। उसने एक बार फिर से उसके शरीर में से जादुई कोर खोजा और मिलते ही उसे अपनी स्पेशियल बैग में रख लिया। यह ब्लड लिजर्ड भी सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल से ही मर गया, जिससे राघव को अब पूरा विश्वास हो गया कि कोई भी रैंक 2 जादुई जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह केवल एक वार में किसी भी रैंक 2 जानवर को मार सकता है, अगर वह सेक्रेड फिंगर आर्ट का प्रयोग करे। सेक्रेड फिंगर आर्ट एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक युद्ध कला थी और सच में बहुत ही शक्तिशाली थी। लेकिन राघव जानता था कि सिर्फ वही एक नहीं है जिसके पास हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक युद्ध कला है। बहुत से लोगों के पास भी ऐसे युद्ध कौशल होंगे, और शायद कोई तो ऐसा भी हो जैसे वो श्रीमुख, जिसके पास लो ग्रेड अर्थ रैंक की युद्ध कला थी, इसीलिए ब्लड लिजर्ड को एक चाल में मार गिराने और यह जान लेने के बाद कि कोई रैंक 2 जादुई जानवर उसका सामना नहीं कर सकता, राघव घमंडी नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया ताकि वह प्रतियोगिता में अच्छी रैंक प्राप्त कर सके। ब्लड लिजर्ड से निपटने के बाद राघव एक बार फिर झील के केंद्र की ओर उड़ चला। जब वह झील के मध्य पहुंचा तो उसने फिर से जेड लोटस को देखा। वह बहुत उत्साहित हो गया। स्वाभाविक है, ऐसा दुर्लभ और कीमती जेड लोटस देखकर कोई भी उत्साहित हो जाएगा। यह बहुत ही दुर्लभ होता है और आसानी से नहीं मिलता। राघव का इससे टकरा जाना वास्तव में उसके अच्छे भाग्य का परिणाम था। उसने बड़े ही सावधानी से जेड लोटस को पकड़ा और तोड़ लिया। राघव वापस लौट आया और उसके पीठ से निकले सुंदर पंख अचानक गायब हो गए। अब अंधेरा होने लगा था, तो राघव ने एक बड़ा पेड़ खोजा और उस पर चढ़ गया। पेड़ की ऊंचाई पर एक शाखा पर बैठते ही वह अचानक गायब हो गया। स्वर्गीय मोती की दुनिया के अंदर घास के मैदान के मध्य, जहां चारों ओर खूबसूरत फूल खिले थे, एक आकृति अचानक प्रकट हुई। उसके सामने वही जानी पहचानी जेडपद थी, लेकिन इस बार वह उस पर नहीं चला। इसके बजाय वह बगल में चला गया जहां कई सुंदर फूल खिले थे, और उसने जेड लोटस को बाहर निकाला। उसने सोचा कि वह यहां जेड लोटस को लगाएगा और बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन करेगा। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वहां जेड लोटस को रोप दिया। अचानक उसने पीछे की ओर कुछ कदम बढ़ा लिए, क्योंकि जैसे ही उसने जेड लोटस को वहां लगाया, सभी फूलों से एक रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। आह, यह क्या हो रहा है?
क्या कुछ गलत हो गया? शायद मुझे जेड लोटस यहां नहीं लगाना चाहिए था। राघव अब जेड लोटस को लेकर चिंतित हो गया, क्योंकि वह रंगीन धुंध के अंदर देख नहीं पा रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं जेड लोटस को कुछ हो ना जाए, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? कुछ भी नहीं। हालांकि स्वर्गीय मोती उसके दिल में था और वह उसकी दुनिया के खजानों का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे हमेशा से यह महसूस हुआ था कि वह स्वर्गीय मोती का सच्चा मालिक नहीं है। असल में अभी तक उसमें वह योग्यता ही नहीं थी कि वह स्वर्गीय मोती का स्वामी बन सके। उसकी वर्तमान शक्ति इस मोती से पूरी तरह एक होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह जब चाहे अंदर जा सकता था, बाहर आ सकता था, वहां के संसाधनों का लाभ उठा सकता था, प्राचीन देवों की यादों को अपने अंदर समाहित कर सकता था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके पास वह योग्यता नहीं थी। उसे हमेशा से यह महसूस हुआ था कि केवल शक्तिशाली बनकर ही वह स्वर्गीय मोती का असली स्वामी बन सकेगा। अब जब जेड लोटस के चारों ओर रंगीन धुंध में कुछ हो रहा था और वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था, तो वह बेबस महसूस कर रहा था। मुझे शक्तिशाली बनना ही होगा। राघव ने एक बार फिर शक्ति की आवश्यकता को महसूस किया। वह चुपचाप रंगीन धुंध को देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहीं बैठ गया और बिना पलक झपकाए धुंध को निहारता रहा। कुछ समय बाद फूलों से निकलती रंगीन रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ी, धुंध भी पतली होने लगी। अब वह जेड लोटस की आकृति को देख सकता था और धीरे धीरे वह उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। वाह, भगवान का शुक्र है यह सही सलामत बाहर आ गया। मैं अब कभी भी यहां कुछ नहीं लगाऊंगा। लेकिन रुकिए, कुछ तो अजीब था। जैसे ही राघव ने राहत की सांस ली और उसे दोबारा निकालने की सोची, उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि जेड लोटस में कुछ अलग है। वह पहले से बड़ा दिख रहा था और नहीं, यहां कुछ गलत नहीं था, बल्कि यहां कुछ सही हो रहा था। हां, जेड लोटस पहले से बड़ा हो गया था और उसकी हर पंखुड़ी भी, यह अब पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। यह सिर्फ जेड लोटस की पंखुड़ियां ही नहीं थीं जो पहले से 2 गुना बड़ी हो गई थीं, बल्कि उससे निकलने वाली खुशबू भी पहले से कई गुना अधिक सुगंधित हो गई थी। रुको, हे भगवान, ये तो रैंक 4 की औषधीय जड़ी बूटी बन गई है। राघव ने आश्चर्य से कहा। जेड लोटस पहले एक रैंक 3 की औषधीय जड़ी बूटी थी, लेकिन अब न जाने रंगीन धुंध में क्या बदलाव हुआ। यह रैंक 4 की जड़ी बूटी बन गई थी। यह स्वर्गीय मोती तो सचमुच स्वर्ग की सीमाओं को चुनौती दे रहा है। राघव पूरी तरह से चकित रह गया। कुछ क्षणों के लिए वह प्रतियोगिता को भी भूल गया और बस जेड लोटस को अत्यधिक जिज्ञासा से देखने लगा। उसके अनुसार स्वर्गीय मोती निश्चित रूप से एक स्वर्ग विरोधी खजाना था। सबसे पहले तो वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक थी। यह साधना तकनीक पहले से ही अद्भुत थी, क्योंकि यह उसे उसकी चेतना की समुद्र में 9 ड्रैगन उत्पन्न करने की अनुमति देती थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यह तकनीक उसे इन 9 ड्रैगनों की सभी शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने की क्षमता भी देती थी। यह अपने आप में ही स्वर्ग विरोधी था। लेकिन फिर उसे 3 प्राचीन देवताओं की अमूल्य यादें भी प्राप्त थीं। जब उसकी शक्ति पर्याप्त हो जाएगी, वह उन यादों के साथ एक हो सकेगा और उनकी सारी जानकारी तथा अनुभवों को अपना बना सकेगा, जैसे वे उसके खुद के हों। तीसरी बात थी, वे 12 विशाल पर्वत, उनमें से एक में लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन की खदान थी और बाकी के 11 पर्वतों के बारे में वह नहीं जानता था। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उनमें से 2 अन्य पर्वतों में मिड ग्रेड और हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन की खदानें हो सकती हैं। ये सभी चीजें पहले से ही अद्वितीय थीं, लेकिन अब उसने स्वर्गीय मोती की एक और क्षमता की खोज की। यह औषधीय जड़ी बूटियों को एक स्तर ऊपर तक विकसित कर सकता था। यह ज्ञात है कि हर औषधीय पौधे की एक निर्धारित रैंक होती है, लेकिन अब राघव स्वर्गीय मोती की मदद से उन्हें अगले स्तर पर उन्नत कर सकता था। यह भी एक अत्यंत अद्भुत क्षमता थी। कौन जानता है कि इस स्वर्गीय मोती में ऐसी कितनी और छिपी हुई शक्तियां हैं। वह तभी जान पाएगा जब वह इसे और गहराई से समझेगा, और यह तभी संभव होगा जब वह और अधिक शक्तिशाली बने। उसने एक बार फिर शक्ति की आवश्यकता को महसूस किया। मैं निश्चित रूप से बहुत ताकतवर बनूंगा और इस स्वर्गीय मोती के सभी रहस्यों को उजागर करूंगा। राघव ने खुद से प्रतिज्ञा की।
उसने जेड लोट्स की ओर एकटक नजर से देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसमें अब और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसने गहरी सांस ली और स्वर्गीय मोती की दुनिया से बाहर आ गया। क्लाउड स्मोक वन के भीतर, जहां चारों ओर छोटे बड़े पेड़ फैले थे, एक झील थी। झील से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अचानक एक परछाई प्रकट हुई। राघव स्वर्गीय मोती से बाहर आ गया और फिर से उसी जगह पर उपस्थित हुआ। वह अब भी उस अनुभव में खोया हुआ था जो स्वर्गीय मोती के भीतर हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह आवाज उसके पेट से आ रही थी। वह वास्तव में बहुत भूखा था, क्योंकि वह पूरे दिन क्लाउड स्मोक वन में बिना कुछ खाए रहा था। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वह कहीं जाकर कुछ खाने का सामान भी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि रात में एक क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र के साधक के लिए जंगल में घूमना बहुत खतरनाक हो सकता था। जैसे ही उसे भूख का एहसास हुआ, उसकी भूख और भी बढ़ गई। हार मानते हुए वह उस पेड़ से नीचे उतरा और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मैं सचमुच बहुत बड़ा मूर्ख हूं। मुझे क्लाउड स्मोक वन में आने से पहले अपने स्पेशियल बैग में कुछ खाना रख लेना चाहिए था। अब मैं इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता, वरना प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाऊंगा। राघव के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वह खाने योग्य किसी चीज की तलाश कर रहा था। वह ब्लड लिजार्ड को खा सकता था, लेकिन रात में जंगल में आग जलाना उसके लिए बहुत खतरनाक होता। इसलिए उसने उसका मांस खाने की बजाय कुछ और ढूंढना बेहतर समझा। जादुई जानवरों के शव भी बहुत मूल्यवान होते हैं। इन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है और इनके मांस से शरीर को बल भी मिलता है। लेकिन राघव कौन था? वह तो लो ग्रेट स्प्रिट स्टोन की खान का मालिक था। तो वह जादुई जानवरों के शव को चांदी और सोने के सिक्कों के लिए क्यों बेचेगा? जहां तक उसे बाद में खाने के लिए रखने का सवाल था, वह तो कोई और जादुई जानवर मारकर फिर से ले आएगा। इसलिए उसने ब्लड लिजार्ड के शव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और खोज जारी रखी। आखिरकार आधे घंटे बाद उसे एक पेड़ मिला जिस पर बहुत सारे रसीले फल लगे थे। राघव ने उन फलों की ओर देखा और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। वह बहुत भूखा था। उसने जल्दी से कुछ फल तोड़े और खाना शुरू कर दिया। भरपेट खाने के बाद वह पास ही के एक पेड़ पर चढ़ गया और आंखें बंद कर सो गया। जब वह उठा तब तक अगला दिन शुरू हो चुका था। उसने दोनों हाथ फैलाकर जम्हाई ली। उसने फिर उन फलों की ओर देखा। वे वास्तव में बहुत रसीले थे, इसलिए उसने सारे फल अपनी स्पेशल बैग में रख लिए। अब दोबारा शिकार का समय था। उसने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और जंगल में आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ रैंक 1 के जादुई जानवर मिले, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा किया और रैंक 2 के जादुई जानवर की खोज में आगे बढ़ता गया। राघव ने रास्ते में कई रैंक 1 के जादुई जानवर देखे। वह इसी तरह कुछ देर और चलता रहा। अब तक जो सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर उसने देखा था, वह एक घायल रैंक 2 का जादुई जानवर था। वह था फ्लेम ईगल। हालांकि राघव ने इस बात पर अफसोस जताया कि वह उड़ने वाले जादुई जानवर का शिकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वह उड़ नहीं सकता। उसके पास डिवाइन ड्रैगन के पंख थे जिससे वह उड़ सकता था। लेकिन बात यह थी कि वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था। यदि वह डिवाइन ड्रैगन के पंखों का उपयोग करता तो वह आसानी से फ्लेम ईगल का पीछा कर सकता था और उसे मार सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। अगर उसने फ्लेम ईगल का शिकार करने के लिए डिवाइन ड्रैगन के पंखों का उपयोग किया तो यह कई युवा प्रतिभाशाली प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करता और प्रतियोगिता के दूसरे दौर में उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। आखिरकार उसे अगले दौर के लिए कुछ शक्तियों को गुप्त रखना था। इसीलिए उसने फ्लेम ईगल का पीछा नहीं किया। कुछ देर चलने के बाद राघव अचानक रुक गया और एक दिशा में देखने लगा। वहां कोई लड़ाई हो रही है। आवाज का पीछा करते हुए राघव चुपचाप उस दिशा में भागा। बड़े और छोटे पेड़ों की शाखाएं हटाते हुए वह उस स्थान तक पहुंचा जहां मानव आकृतियां एक विशाल जादुई जानवर से लड़ रही थीं। जब वह उस स्थान से कुछ दूरी पर था तो वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से उस लड़ाई को देखने लगा। वन के बीचों बीच एक घास से ढका मैदान था, लेकिन बात यह थी कि अब
वह मैदान टूटे हुए पेड़ों और शाखाओं के टुकड़ों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भीषण तबाही आई हो। उस मैदान में, जो अब एक भयंकर युद्ध का संकेत दे रहा था, 5 किशोर हथियारों के साथ 2 विशाल जादुई जानवरों को घेर कर खड़े थे। उन जादुई जानवरों का शरीर लगभग 3 मीटर लंबा था और वे पीले और भूरे रंग के बालों वाले एक विशाल वानर जैसे दिखते थे। वे दोनों वानर खून से लथपथ थे और वे 5 किशोर भी बुरी तरह घायल थे, लेकिन शायद वे अभी भी डटे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि दोनों वानर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये दोनों गोल्डन जाइंट ऐप थे, रैंक 2 के जादुई जानवर। व्यस्क अवस्था में ये रैंक 3 के जादुई जानवर बन सकते थे। हालांकि ये अभी रैंक 2 के ही थे, लेकिन इनका युद्ध कौशल क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के चरम स्तर के साधकों के बराबर था। जो किशोर उनसे लड़ रहे थे, वे क्यूई कंडेंसेशन के 5वें और 6ठे स्तर के थे। यह अच्छा था कि वे एक समूह में थे और 5 लोग थे, नहीं तो वे बहुत पहले ही मारे जाते। अगर उनमें से एक भी कम होता तो गोल्डन जाइंट ऐप को उकसाने के बाद उनका जिंदा लौट आना भी सौभाग्य माना जाता। राघव ने देखा कि उन किशोरों ने एक जैसे वस्त्र पहने हुए थे, जैसे वे किसी संस्था की यूनिफॉर्म हो, और उनकी बाजुओं पर एक काले ब्लेड का चिन्ह बना हुआ था। राघव ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। वे ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के शिष्य थे, जो एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय था। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय उसी प्रकार का संप्रदाय था जैसे सिल्वर मून संप्रदाय, जहां राघव कभी शिष्य था, एक निम्न श्रेणी का संप्रदाय। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय का शिष्य अरमान एक क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के 6ठे स्तर का योद्धा था और उसे 100 सालों में एक बार जन्म लेने वाली प्रतिभा माना जाता था। ब्लैक ब्लेड संप्रदाय ने अपनी सारी उम्मीदें अरमान पर टिकाई थीं और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने भेजा था, इस आशा में कि वह 5 महान संप्रदायों में से किसी एक का शिष्य चुना जाएगा और उनके सहयोग से ब्लैक ब्लेड संप्रदाय भी द्वितीय श्रेणी का संप्रदाय बन सकेगा। अरमान भी एक अनाथ था। उसे ब्लैक ब्लेड संप्रदाय के नेता ने गोद लिया था और बड़े प्यार से पाला पोसा था। इस कारण अरमान भी उसे आरण चुकाने की भावना से बहुत मेहनत करता था, और उसका परिणाम था उसकी वर्तमान शक्ति, जो उसके हमउम्र योद्धाओं से कहीं अधिक थी। उसने प्रतियोगिता में अपने 4 अन्य शक्तिशाली शिष्यों के साथ भाग लिया, जो सभी 20 वर्ष से कम आयु के थे। प्रतियोगिता के पहले चरण में उनका समूह क्लाउड स्मोक वन में प्रवेश किया और शिकार कर रहा था, जब उन्हें गोल्डन जाइंट ऐप की यह जोड़ी दिखाई दी। अरमान ने सोचा कि उसकी और उसके समूह की शक्ति से वे दोनों जादुई जानवरों को एक साथ मार सकते हैं, और इस तरह समय भी बचेगा और लाभ भी होगा। इसलिए उन्होंने चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उसे समझ आया कि उसने गोल्डन जाइंट ऐप की ताकत को कम आंका और अपनी तथा अपने समूह की ताकत को ज्यादा। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि गोल्डन जाइंट ऐप की जोड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब भी यदि उन वानरों ने जोर से हमला कर दिया तो यह उसके समूह के लिए भारी नुकसानदायक हो सकता था। अब वह यही सोच रहा था कि कैसे अपने समूह के साथ सुरक्षित रूप से भागा जाए। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक बड़ी पेड़ की शाखा पर कोई परछाई चढ़ती नजर आई। उसने तुरंत समझ लिया, कोई व्यक्ति इस लड़ाई की आवाज सुनकर यहां आया है। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में, जब अरमान अब भी कुछ योजना बनाकर अपने समूह को बचाने का उपाय सोच रहा था, तभी उसकी निगाह अनजाने में एक पेड़ पर चढ़ती हुई एक परछाई पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि शायद कोई व्यक्ति युद्ध की आवाज सुनकर यहां आ गया है, और तभी उसके मन में एक विचार आया, भाई साहब, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अरमान ने जोर से चिल्लाकर राघव से मदद मांगी। राघव चौंक गया जब उसने देखा कि एक खूबसूरत लेकिन खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल युवक उसे देख रहा था। जब राघव ने देखा कि अरमान उससे मदद मांग रहा है, तो उसने पहले उस सुनहरे विशाल वानर के जोड़े को देखा, फिर उन 5 किशोरों की ओर देखा जो बेहद बुरी स्थिति में थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंततः फैसला किया कि वह मदद नहीं करेगा। उसने सोचा कि वह यहीं छिपकर इंतजार करेगा। अगर यह समूह बच गया और उन सुनहरे वानरों को मार गिराया तो वह बिना किसी टकराव के यहां से निकल जाएगा, लेकिन अगर वानर जीवित बचे तो वह खुद उन्हें मार गिराएगा
और इस तरह उसे 2 दूसरे स्तर के जंतु कोर मिल जाएंगे। जब अरमान ने देखा कि राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उन्हें घूर रहा है, तो वह तुरंत समझ गया कि राघव के मन में क्या चल रहा है। यह देखकर उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी और कहा, भाई साहब, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम इस जोड़ी में से एक ही जंतु कोर लेंगे और दूसरा आपका होगा। क्या आप मानते हैं? वह राघव को थोड़ा लाभ देने की कोशिश कर रहा था। अगर वह इस संकट से जिंदा निकल गया तो और भी दूसरे स्तर के जंतु को मार सकता है, लेकिन अगर वह यहीं मर गया तो उसकी सारी मेहनत और जीवन की कमाई व्यर्थ हो जाएगी। जब राघव ने अरमान की बात सुनी तो उसका मन थोड़ा डोल गया। उसने सोचा कि अगर अरमान सच बोल रहा है तो उसे इस बार बहुत लाभ हो सकता है। वह एक दूसरे स्तर का जंतु कोर पा सकता है और इस समूह को भी बचा सकता है। अगर वह इस समूह के साथ मिलकर लड़े तो वे मिलकर इस वानर जोड़ी को आसानी से मार सकते हैं और उसका काफी समय भी बच जाएगा। फिर वह और अधिक दूसरे स्तर के जंतुओं को मारकर उनके कोर इकट्ठा कर सकता है। यह सोचकर उसने अरमान का प्रस्ताव मान लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। निश्चित रूप से, अरमान ने जवाब दिया, हमारे पास इन 2 वानरों से लड़ने की ताकत भी नहीं बची है। हम वादा तोड़ेंगे कैसे? उस समय तो हम इतने थक चुके होंगे कि लड़ भी नहीं सकेंगे। तुम चाहो तो उस समय हमें आसानी से मार सकते हो। असल में हमें ही डरना चाहिए तुमसे। अगर उस समय तुमने हमें मारने का फैसला किया तो बस करो, राघव ने बीच में टोकते हुए कहा। अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो मैं अभी तुम्हारी मदद करने क्यों आता? वैसे भी तुम सब तो वैसे भी मरने वाले थे। उस समय सारे कोर तो खुद ही मेरे हो जाते। अरे हां, ये तो सच है, अरमान ने सिर हिलाते हुए भोलेपन से कहा। राघव ने अरमान की मूर्खता पर झुंझलाते हुए सिर हिलाया। फिर कुछ सोचकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है अरमान, और तुम्हारा? राघव। राघव अरमान थोड़ा चौंका, जैसे ये नाम उसे कहीं सुना हुआ लगा हो, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर पाया। राघव पेड़ से कूदा और शांति से समूह की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि अरमान भौहें चढ़ाए कुछ सोच रहा है तो वह पूछ बैठा, क्या सोच रहे हो? अरमान की तंद्रा टूटी और उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहां सुना है। ओह, तो ये बात है, शायद तुमने मेरा नाम सुना हो। मैं राघव हूं, सिल्वर मून सेक्ट का पूर्व बाहरी शिष्य। सिल्वर मून सेक्ट का अरमान फिर चौंका और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वो हो जिसे सिल्वर मून सेक्ट के 5वें एल्डर ने गोद लिया था? अरे राघव हैरान रह गया, तो तुम वाकई मुझे जानते हो? हाँ, वही मैं हूं। तुम तो काले बादल वाले जंगल में पहाड़ी से गिरकर मर गए थे ना? अरमान फिर से पूछ बैठा। तुम्हें ये कैसे पता? राघव वहीं रुक गया और गंभीरता से पूछा, ये तो वही मामला था जो उसके और अर्नव के बीच हुआ था, लेकिन अरमान को इस बारे में कैसे जानकारी है? क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा था? ये जानकर उसे अचानक एहसास हुआ कि ये मामला उतना साधारण नहीं था जितना उसने समझा था। उसे सिल्वर मून सेक्ट से निकालने के पीछे कुछ और ही गहरी साजिश थी। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि तभी एक भयंकर गर्जना ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। पहले राघव को लगता था कि सिल्वर मून सेक्ट के महान एल्डर और 5वें एल्डर शिवराज के बीच दुश्मनी थी और इसीलिए उसने राघव को साजिश के तहत सेक्ट से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वह शुरुआत से ही गलत समझ रहा था। इस पूरी कहानी में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसके बारे में वह जानता ही नहीं था। गर्जना। राघव अब भी उन्हीं पुरानी बातों में उलझा हुआ था जब एक जंतु की भयंकर गर्जना ने उसे उसकी सोच से बाहर खींच लिया। वो दोनों सुनहरे विशाल वानर जो शुरुआत से ही शांत खड़े थे, अब क्रोधित हो उठे थे जब उन्होंने देखा कि एक और मानव उनकी ओर बढ़ रहा है। वे समझ चुके थे कि यह नया मानव भी उसी समूह की मदद करने आया है जो उन्हें शिकार बना रहा था। इसलिए उन्होंने राघव की ओर घूरते हुए गहरी गर्जना की, जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों कि वह हस्तक्षेप न करे। राघव रुक गया और समूह की ओर बढ़ना बंद कर दिया, लेकिन यह निर्णय उसने वानरों की गर्जना से नहीं बल्कि अरमान की कही एक बात से प्रभावित होकर लिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं काले बादलों के जंगल में एक पहाड़ी से गिरा था? राघव ने दोनों वानरों की अनदेखी करते हुए अरमान की ओर देखा और ठंडी आवाज में पूछा। अरमान भी समझ गया था कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे इस समय नहीं कहना चाहिए।
था, लेकिन उसने ये भी समझा कि अगर उसने अब जवाब नहीं दिया तो राघव उनकी मदद नहीं करेगा। अरमान ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये एक लंबी कहानी है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्यों ना तुम पहले हमारी मदद कर दो? मैं वादा करता हूं कि जब हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। राघव उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह बस उसकी ओर देखता रहा। बिना कुछ कहे यह देखकर अरमान ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, भाई राघव, मैं स्वर्ग की शपथ लेकर कहता हूं कि जैसे ही यह संकट समाप्त होगा मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो, और अगर मैंने वादा तोड़ा तो मुझ पर आकाशीय बिजली गिरे और मैं मर जाऊं। अब बताओ, मैंने शपथ ली है, क्या अब तुम हमारी मदद नहीं करोगे? राघव थोड़ा चौंका। उसने देखा कि अरमान ने सच में स्वर्ग की शपथ ली है। इस दुनिया में चाहे कोई सामान्य हो या अमर, यदि कोई स्वर्ग की शपथ लेता है तो वह उस वचन को निभाने के लिए बाध्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मृत्यु अत्यंत भयंकर तरीके से होती है। अब राघव के पास अरमान और उसके समूह की मदद न करने का कोई कारण नहीं था। अगर वह सच में जानना चाहता था कि उसके साथ और शिवराज के साथ क्या हुआ था, तो उसे इस समूह को इस जीवन मृत्यु की स्थिति से बाहर निकालना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव ने सिर हिलाया और फिर से समूह की ओर बढ़ने लगा। गर्जना। जैसे ही वानरों ने देखा कि राघव फिर से आगे बढ़ रहा है, वे दोनों फिर से जोर से गरज उठे। राघव वहां पहुंचा और समूह के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हो गया। जैसे ही दोनों वानरों ने यह देखा, वे बहुत गुस्से में आ गए और समूह पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। राघव ने अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी अंगुली पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करनी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी अंगुली से विनाशकारी ऊर्जा निकलने लगी। तुम पांचों इनमें से एक वानर को घेर कर मारो, दूसरा मेरे हवाले छोड़ दो। राघव ने कहा, ठीक है। अरमान ने सिर हिलाया। अरमान और उसके 4 साथियों ने मिलकर एक सुनहरे वानर को घेर लिया और पूरी ताकत से उस पर हमला शुरू कर दिया। शुरू करते हैं। अरमान दौड़ा और 3 लगातार हथेली वार उस वानर की ओर फेंके जिसे उन्होंने घेरा था। हर वार के पीछे हथेली की परछाइयां भी बन रही थीं, जो उसकी हथेलियों के साथ साथ चल रही थीं। उसकी हथेलियों से प्रकाश की किरणें निकलकर वानर के शरीर पर ऐसी गिरीं जैसे समुद्र की लहरें हों। वानर पहले से ही घायल था। अरमान के हमले से वह दर्द में कराह उठा और कई कदम पीछे हट गया। वानर ने गुस्से में गर्जना की और अपने मुंह से एक सुनहरी रोशनी की किरण अरमान की ओर छोड़ी। आहा! अरमान अब भी दर्द में ही था जब वानर ने दूसरी बार उस पर हमला किया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें पूरी ताकत से अरमान की ओर झटक दिया। अरमान यह हमला देखकर स्तब्ध रह गया। अगर वह इस हमले की चपेट में आ जाता तो निश्चित ही मर जाता। लेकिन तभी ठीक उसी क्षण कई प्रकार के शक्तिशाली हमले वानर के हाथों से टकराए और उसे दूर उछाल दिया। अरमान ने राहत की सांस ली और अपने 4 दोस्तों की ओर देखा। हां, वही 4 सदस्य जिन्होंने अंतिम क्षण में उसकी जान बचाई थी। वे पहले से ही चारों ओर खड़े थे और अपने हमलों में आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर रहे थे। उन्होंने मौके का इंतजार किया और फिर एक साथ हमला किया। अरमान मुस्कुराया और अपनी टोली के साथ वानर की ओर बढ़ा। वह वानर जो अब बस अंतिम सांसों पर था, अरमान की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी और फिर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अरमान और उसकी टोली बहुत थक चुके थे। जैसे ही वानर मरा, वे सब एक लंबी सांस लेकर उसके शव के सामने बैठ गए। उनके पास अब खड़े होने तक की शक्ति नहीं बची थी। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आया, वे सब राघव की ओर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। राघव उस दूसरे वानर के शव के ऊपर बैठा था और फल खा रहा था, जैसे कोई मनोरंजन देख रहा हो। अरमान और उसके साथी पहले एक दूसरे को देखे, फिर वानर के शव की ओर और फिर राघव की ओर, जो मजे से फल खा रहा था। तुमने इसे कब मारा? अरमान ने लंबी सांस लेकर वह सवाल पूछा जो सबके मन में था। जब तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त मैंने इसे मार दिया था, राघव ने हंसते हुए जवाब दिया। अरमान उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गया और पीछे खड़े बाकी 4 लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने जब अपनी टोली के चेहरों की ओर देखा तो उनकी हंसी छुपाने की कोशिश देख उसकी भौहें चढ़ गईं। वास्तव में सब कुछ राघव ने जैसे बताया था वैसा ही हुआ था।
जब वानर ने अरमान पर दूसरी बार हमला किया, उसी वक्त राघव ने अपनी तर्जनी अंगुली पर संचित विनाशकारी ऊर्जा से दौड़कर वानर के सिर में वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। जब अरमान और उसके समूह ने गोल्डन जाइंट ऐप से लड़ाई शुरू की, उसी समय राघव ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के सिरे पर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर ली थी। फिर वह सीधे उस गोल्डन जाइंट ऐप के सिर की ओर कूद पड़ा, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। उसकी तर्जनी की नोक पर जो विनाशकारी ऊर्जा संचित थी, वह धीरे धीरे उस ऐप के सिर में घुसती चली गई, मानो वह कोई द्वितीय स्तर की जादुई जानवर की खोपड़ी नहीं, बल्कि कोई मुलायम टोफू हो। गोल्डन जाइंट ऐप को मानव से ऐसे हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। जब उसे खतरे का आभास हुआ और उसने राघव की सेक्रेड फिंगर आर्ट से बचने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव की अंगुली जैसे ही सीधे उसके सिर के भीतर घुसी, उसे अंतिम चीत्कार करने का भी मौका नहीं मिला और उसकी सांसें थम गईं। इस विशाल बंदर को मारने के बाद राघव ने देखा कि अरमान और उसका समूह अब भी दूसरे गोल्डन जाइंट ऐप से लड़ रहा था। राघव का उन्हें सहायता करने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि वे लोग हार के कगार पर न पहुंच जाएं। सौभाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरमान के समूह के 5 सदस्यों ने मिलकर दूसरे ऐप को भी मार डाला। जब लड़ाई समाप्त हो गई, तब सभी ने इन 2 गोल्डन जाइंट ऐप के शवों से बीस्ट कोर निकाले। एक बीस्ट कोर राघव ने रखा और दूसरा अरमान ने। आखिरी बार उन्होंने इन जादुई जानवरों के शवों को देखा। आखिरकार यहीं मनुष्यों और जादुई जानवरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि निश्चित रूप से अन्य प्रतिभागियों और शायद अन्य जादुई जानवरों को भी आकर्षित करेगा। यदि ऐसा हुआ तो यह उनके लिए अत्यंत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वे 2 लंबी लड़ाइयों के बाद अत्यधिक थक चुके थे। जैसे ही वे लोग वहां से जाने ही वाले थे, राघव को कुछ महसूस हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, हम अकेले नहीं हैं। अरमान और उसके साथी भी रुक गए और चारों ओर सतर्क दृष्टि डाली, परंतु उन्हें कुछ नजर नहीं आया। अचानक झाड़ियों से आवाजें आने लगी और वहां से कुछ हट्टे कट्टे युवक बाहर निकले। उनमें से एक के चेहरे पर ठुड्डी से लेकर आंख तक गहरा घाव था, जो उसे बेहद डरावना रूप दे रहा था। राघव और अरमान का समूह समझ गया कि ये लोग शांति से मिलने नहीं आए हैं। अरमान ने आगे बढ़कर पूछा, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वह घाव वाला युवक हंसा और बोला, हम थोड़े तंग हालात में हैं, अगर तुम समझ सको तो थोड़ा सम्मान दिखाओ, समझे? अरमान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये लो 1000 गोल्ड कॉइन है। अब क्या आप हमें जाने का रास्ता देंगे? उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इस समूह के सभी लोग उच्च स्तर के योद्धा हैं। इनमें सबसे कमजोर भी 3रे चरण पर था और सबसे ताकतवर 6ठे चरण पर। यदि वे अभी लड़ते तो उनका भारी नुकसान होता। शायद वे कोई भी जीवित न बचते, क्योंकि वे सब 2 जादुई जानवरों से लंबी लड़ाई के बाद थके हुए थे। वह घाव वाला युवक गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो या अंधे? हम यहां सोने के सिक्कों के लिए नहीं आए हैं। हम भी इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं। जो 20 कोर तुमने लिए हैं, उन्हें छोड़ जाओ, यहां तक कि जो पहले से तुम्हारे पास हैं वो भी, और अब यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। अरमान और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लोग यहां काफी पहले से छिपे हुए थे और उन्होंने सब कुछ देखा है। उन्हें पता था कि राघव और उसका समूह अब ज्यादा ताकतवर नहीं बचा है। रही बात राघव की, तो उन्होंने भले ही उसे एक द्वितीय स्तर की जादुई जानवर को मारते देखा हो, लेकिन उसके 3रे चरण की क्यूई कंडेंसेशन स्तर की देखकर उसे हल्के में ले लिया। अरमान ने अपना गुस्सा रोकते हुए कहा, भाई साहब, शायद आप मजाक कर रहे हैं। मजाक? क्या मैं मजाकिया दिखता हूं? घाव वाला युवक गरजा, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। राघव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह इन बकवास बातों से अब तक तंग आ चुका था। वह गुस्से में बोला, बहुत हुआ, ये सब नाटक। अगर लड़ाई ही करनी है तो आ जाओ। भाई राघव। अरमान और उसके साथी चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव ऐसे समय में ऐसा कुछ कहेगा। वे जानते थे कि राघव ताकतवर है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इस स्थिति में इन लोगों से लड़ाई मोल लेगा। बहुत बढ़िया। घाव वाले युवक ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें लड़ाई ही चाहिए तो वही सही,
लड़कों, इन्हें दिखाओ कि जब भिखारी राजा बनने का सपना देखते हैं तो क्या अंजाम होता है। वह चिल्लाया और अपने साथियों के साथ राघव के समूह की ओर दौड़ पड़ा। युद्ध फिर से शुरू हुआ। राघव ने हवा में हाथ लहराया और एक तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार। वह घाव वाला युवक चकित रह गया और अचानक जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि जैसे ही ये सब मारे जाएंगे, इनका सारा खजाना उसी का हो जाएगा। राघव ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी की और तलवार दोनों हाथों में पकड़कर उसमें ऊर्जा भरने लगा। तलवार थोड़ी चमक उठी। राघव ने आगे बढ़ते हुए तलवार से उस घाव वाले युवक पर हमला किया। वह युवक पहले तो चौंका, फिर भी उसने बचाव की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे भरोसा था कि ये थका हारा समूह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकलीं। राघव की तलवार हल्की सी मुड़ी और सामने वाले की तलवार को पार कर गई। छन्न उस युवक की कमर पर एक हल्का सा कट लग गया, जिससे खून की बूंदें टपकने लगीं। सब हैरान रह गए। एक तीसरे चरण का योद्धा छठे चरण के योद्धा को बिना खुद को घायल किए चोट पहुंचा गया। यह उनके लिए असंभव था। वह युवक खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, परंतु उसकी कमर से बहता खून सच्चाई बयान कर रहा था। आह, उसने दर्द से कराहा। किंतु किसी को यह नहीं पता था कि राघव खुद इस हमले से थोड़ा निराश था। अगर उसने थोड़ा भी देर की होती या उसका स्तर इतना ऊंचा ना होता तो मैं उसे गंभीर रूप से घायल कर देता। मेरी तलवार उसकी तुलना में कहीं बेहतर है, राघव ने सोचा। लगता है इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को कम आंकना गलती होगी और मुझे कभी किसी से ऊंचा स्तर देखकर उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, राघव ने खुद से कहा और अगला वार करने के लिए फिर से झपट पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, घाव वाला युवक चीखा और पूरी शक्ति से तलवार चलाते हुए राघव की ओर दौड़ पड़ा। राघव और घाव वाले युवक ने अपनी तलवारों से एक दूसरे पर तीव्रता से हमला किया। उनकी तलवारें फिर आपस में टकराईं और चिंगारियां निकलने लगीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर पूरी ताकत से तलवार धकेली, लेकिन किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर वे कुछ कदम पीछे हटे और एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करने लगे। अचानक राघव के दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में संचित करूं? क्या कुछ अलग परिणाम होगा? राघव ने अपनी तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा भरनी शुरू की और उसे संकेंद्रित करने की विधि ढूंढने लगा। अचानक उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे चांद की रोशनी नदी पर चमक रही हो। आसपास की हवा तपने लगी और एक भयावह दबाव वहां मौजूद सभी लोगों पर गिर पड़ा। कमबख्त, ये लड़का वाकई में इतना सक्षम है। घाव वाले युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार को इस तरह उठाया मानो आसमान को चीर देगा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती हुई राघव की ओर झपटी। उसे एहसास हो गया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। यहां तक कि राघव भी उस डरावने दबाव से स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि यह दबाव उसकी तलवार से ही निकल रहा है। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया हो, पर वह खुद नहीं जानता कि कैसे। लेकिन उसने अपनी तलवार उठाकर सामने वाले हमले को रोक दिया और जैसे ही उसने वार रोका, उसकी चेतना गायब हो गई और वह अपने चेतना के समुद्र में पहुंच गया। अपने चेतना के समुद्र में जैसे ही राघव पहुंचा, उसने देखा कि कुछ आकार ले रहा है। अंत में वो एक 40-50 वर्षीय व्यक्ति का रूप ले चुका था। हाहा, आखिरकार 10,000 वर्षों के इंतजार के बाद मैं वापस आ गया हूं। वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और फिर जैसे किसी चीज को महसूस किया हो, वह मुड़ा और राघव को देखता हुआ बोला, लड़के, यही तू है ना? बता, क्या आखिरी इच्छा है तेरी? तेरे शरीर पर कब्जा करने से पहले मैं उसे पूरा कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे शरीर पर कब्जा करने से राघव पहले से ही चौंक गया था और अब जब उसने सुना कि वो व्यक्ति उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है तो डर गया। जब से स्वर्गीय मोती उसके दिल में समाया था, पहली बार उसे सच में डर महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। तेरे शरीर पर कब्जा करने का मतलब है तेरे शरीर पर कब्जा करना। वह आदमी फिर जोर से हंसा और बोला, चलो परिचय देता हूं, मैं हूं आदित्य। आदित्य। राघव ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा उसने ये नाम कहीं सुना है। उसने याद करने की कोशिश की और जैसे ही एक स्मृति उसके मन में कौंधी, वो चिल्ला उठा, आदित्य।
वहीं पहला योद्धा जिसने वर्षों साधना करके नील नगरी में मार्शल एम्परर क्षेत्र की चोटी हासिल की थी। हा, सही पहचाना लड़के, मैं ही आदित्य हूं, नील नगरी का पहला योद्धा जिसने मार्शल एम्परर क्षेत्र की पराकाष्ठा पाई थी। वह आदमी हंसते हुए बोला, तो तुम सच में वही हो, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या तुम मर नहीं चुके थे? राघव ने हैरानी से पूछा। हां, मैं एक बार मर चुका हूं, लेकिन वो पूर्ण मृत्यु नहीं थी। जब मैं मरने वाला था तब मैं पहले ही अपंग हो चुका था, पर एक मित्र की सहायता से मैंने अपनी आत्मा का एक भाग उसी तलवार में सील कर दिया था जो तुमने अभी इस्तेमाल की थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई अपनी आत्मिक ऊर्जा उस तलवार में समाहित करे ताकि मैं जाग सकूं और उसके शरीर पर कब्जा कर सकूं। ये तलवार पाना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है, लड़के आदित्य ने हंसते हुए कहा। ओह, तो तुमने जानबूझकर अपनी आत्मा तलवार में कैद की ताकि किसी और का शरीर लेकर फिर से जीवित हो सको? राघव ने फिर सवाल किया। बिल्कुल, उस समय मैं खुद अपंग था, इसलिए किसी और के शरीर में प्रवेश करना ही मेरे पास आखिरी रास्ता था। मेरे एक मित्र ने मेरी आत्मा को तलवार में सील करने में मदद की। मैं तुम्हें अपने शरीर पर कब्जा नहीं करने दूंगा। राघव मुस्कुराया और आदित्य की आत्मा की ओर देखा। क्या तू मुझे रोक लेगा? लड़के मत भूल, भले ही मैं अपंग था, लेकिन मैं मार्शल एम्परर की चोटी पर पहुंचा था, और तू तो बस क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर है। तू मुझे क्या रोकेगा? आदित्य ने उसका मजाक उड़ाया। ओह, ऐसा है तो जरा पीछे मुड़कर देखो, कुछ शानदार देखने को मिलेगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने उसकी मुस्कान देखी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर ऊपर देखा। क्या बकवास, ये ड्रैगन किसी की चेतना के समुद्र में ड्रैगन कैसे हो सकता है? आदित्य भयभीत हो गया। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी यात्रा पर भेज देता हूं। राघव फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार आदित्य की आत्मा को ऐसा लगा मानो कोई राक्षस उस पर मुस्कुरा रहा हो। राघव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन इस बार आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस उसकी ओर मुस्कुरा रहा हो। ना नहीं, रुको एक मिनट प्लीज, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बहुत से फायदे दूंगा। आदित्य अब बहुत डर चुका था। वह राघव को कुछ लाभ देकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन राघव ने तो उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। तू मुझे फायदा देगा? तू जैसा टूटा हुआ आत्मा, तू मुझे क्या फायदा देगा? मेरे पास स्वर्गीय मोती है, मुझे तेरी छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं। भक्षण करो गुर। राघव ने हेवन डिवॉरिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति का प्रयोग किया और अचानक ही उसकी चेतना की दुनिया में एक विशाल काय ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। वो दिव्य ड्रैगन, जिसकी आंखें बंद थीं, अचानक अपनी सुनहरी आंखें खोल देता है और फिर अपना मुंह खोलता है। आदित्य, जो अब भी राघव से मिन्नतें कर रहा था, अचानक एक विचित्र शक्ति के जरिए खींचकर उस ड्रैगन के मुंह में चला गया। राघव को तुरंत ही अपनी आत्मा थोड़ी अधिक शक्तिशाली लगने लगी और फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यूई संघनन क्षेत्र का प्रारंभिक चौथा स्तर, मध्य चौथा स्तर, अंतिम चौथा स्तर, प्रारंभिक पांचवां स्तर। राघव की साधना अंततः पांचवें स्तर पर जाकर स्थिर हुई। यह कैसे हो गया? सिर्फ आदित्य की आत्मा को भक्षण करके मेरी साधना इतनी बढ़ गई? क्या वाकई दूसरों की आत्मा को निगलकर साधना में वृद्धि हो सकती है? लेकिन मेरी आत्मा भी तो मजबूत हुई है, ये कैसे? राघव बेहद उलझन में था। उत्तर ना मिलने पर उसने सारे सवालों को मन के कोने में धकेल दिया और उसे अचानक याद आया कि बाहर अभी भी लड़ाई चल रही थी। वह तुरंत होश में आया और देखा कि अरमान और उसके बाकी 4 साथी उसकी ओर किसी राक्षस की तरह देख रहे थे। राघव को फिर से कुछ समझ नहीं आया और उसकी नजर 3 सूखे हुए शवों पर पड़ी। ये शव पूरी तरह से सूखे नहीं हुए थे, जैसे उनके शरीर से कुछ भी नहीं बचा हो। राघव को ये शव कुछ जाने पहचाने लगे और अचानक उसे याद आया। वह चिल्ला उठा, ये तो वो चेहरे पर निशान वाले और उसके 2 साथियों की लाशें हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए उसने अरमान और उसके समूह की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा। तुम्हें वाकई नहीं पता कि यहां क्या हुआ? अरमान ने शक भरे लहजे में पूछा। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछता? राघव ने गुस्से में जवाब दिया। तो तुम सच में नहीं जानते? अरमान की बातों से राघव और भी चिढ़ गया। ठीक है, मैं बताता हूं, अरमान ने जल्दी से कहा।
जब उसने राघव के चेहरे पर नाराजगी देखी। असल में जब तुमने उस चेहरे पर निशान वाले की मार को रोका था तो उसने फिर से तुम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक हवा में दबाव और बढ़ गया। हम सब जमीन पर गिर पड़े। लेकिन जब उस आदमी ने तुम्हारा खोया हुआ होश देखा तो उसने इसका फायदा उठाने की सोची और अपने 2 साथियों को इशारा किया। वो तीनों मुश्किल से उठे और तुम्हारी ओर बढ़ने लगे। दबाव इतना ज्यादा था कि वो अपने हथियार तक इस्तेमाल नहीं कर पाए, बस अपने मुक्कों से हमला किया। लेकिन जैसे ही उनके मुक्के तुमसे टकराए वो ऐसे सूख गए जैसे सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। जब बाकियों ने यह नजारा देखा तो वो सब डर के मारे भाग गए। हम पहले से ही थक चुके थे, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अरमान ने बताया, ओह तो ये सब इस वजह से हुआ। राघव को अब सारी बात समझ आ गई थी। उसे यह भी समझ आया कि उसकी साधना में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हुई। तो मेरी साधना आदित्य की आत्मा के कारण नहीं, बल्कि इन तीनों के कारण। पड़ी आदित्य की आत्मा से मेरी आत्मा मजबूत हुई। और जब हेवन डिवाउरिंग डिवाइन ड्रैगन आदित्य की आत्मा को भक्षण कर रहा था, तब उसने इन तीनों की ऊर्जा और साधना भी निगल ली। इसलिए मेरी साधना में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई। अब राघव को सब कुछ समझ आ चुका था। भाई राघव, क्या तुम बता सकते हो कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था? अरमान ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछ ही लिया। वो कुछ खास नहीं, मतलब मुझे ठीक से नहीं पता। शायद ये सब इस तलवार की वजह से हुआ हो। राघव को उत्तर देना थोड़ा कठिन लगा, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो अरमान को शक हो सकता था। और हेवनली पर्ल का रहस्य उजागर होना वो सबसे आखिरी चीज थी जो राघव चाहता था। इसलिए उसने आधा सच और आधा झूठ मिलाकर बात बना दी। तलवार से जुड़ा है अरमान और उसके साथी थोड़े उलझे। हां, इस तलवार से जुड़ा है। राघव ने सिर हिलाया और आगे कहा, क्या तुमने नदी किनारे वाले जंगल में अचानक प्रकट हुई उस समाधि के बारे में सुना है? हां सुना है, लेकिन हम वहां नहीं गए क्योंकि सुना था कि वहां बहुत खतरा है। रुको जरा, कहीं तुम। अरमान ने सिर हिलाते हुए बात पूरी करनी चाहिए, लेकिन बीच में ही जैसे कुछ याद आया और वह हैरानी से राघव की ओर देखने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।